हे गाइज, वेलकम टू जेन्युइन स्टडी। माई सेल्फ घनश्याम। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 1 है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए और 60वीं बीपीएससी प्रीलिम 2023 में जो होगा बीपीएससी सीडीपीओ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, मैं 1000 प्लस प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ इस चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री है। और इस प्रैक्टिस सेट में फुल प्रैक्टिस सेट तो आएगा ही और सेक्शनल प्रैक्टिस सेट भी आएगा। सेक्शनल में मैथ का, बिहार स्पेशल का, साइंस का, करंट अफेयर्स का और जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिस सेट लगातार आएगा, ठीक है। और इस तरह के प्रैक्टिस सेट आप लगातार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, लगातार फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 110 प्लस 115 प्लस आउट ऑफ 150 में से आप लोग गेन कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या है। इसमें पेपर, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल कितने प्रश्न है 50 है और टोटल मार्क्स जो है 50 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल 50 प्रश्नों में बिहार स्पेशल से कितना है 8 है, संविधान से 8 है, इतिहास से 8 है, साइंस से 8 सवाल है, भूगोल से 6 प्रश्न है, मैथ से 5 प्रश्न है, करंट अफेयर से 5 प्रश्न है और मिसलेनियस से 2 प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंटेंट है पेपर का, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, 67वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को मैंने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया तो यही कंक्लूजन मैं निकाला कि बीपीएससी कहीं ना कहीं, जो बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ का इतिहास जो है 80 से 100 के बीच में रहा है। जनरल का 95, 96, 98 ऐसे करके कट ऑफ जाता था और ओबीसी का 92, 94 के करीब जाता था और ईबीसी का 85 से 90 या 92, ठीक है। और कैटेगरी का जो है 82, 84 ऐसे जाता था, ठीक है। लेकिन 66वीं बीपीएससी पीटी में एक सेंटर पे पेपर लीक हो गया तो केवल एक ही सेंटर पे बाद में कराया गया, पूरा होल सेंटर का कैंसिल नहीं किया, जिसके वजह से 66वीं में 108 कट ऑफ चला गया था, ठीक है। तो 67वीं में ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे। फॉर एग्जांपल उसमें एक पूछा था कि 1990 के दशक में ये इंडिविजुअल किस पद पे था, ठीक है। और 5-5 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछा था। इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी अपने कट ऑफ को मेंटेन करना चाहती है, 100 तक लाना चाहती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। और आप लोग पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है सी होगा, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को सदस्यता की शपथ जो है अनुच्छेद 99 में 99 में दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? बताइए, निम्न में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? इसका आंसर है सी, डॉक्टर SR सेन, ठीक है। सरकारिया आयोग के बारे में और कुछ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों। यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंध में समन्वय के लिए से संबंधित था, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड था ये कमीशन, जिसका गठन कब हुआ था? 9 जून 1983 में गठित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे श्री राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, ठीक है। RS सरकारिया थे। कहीं कहीं पे दोस्तों रंजीत सिंह सरकारिया भी मिलता है, ठीक है। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? श्री B शिवरमन तथा डॉक्टर SR सेन, ठीक है। और ये भी पूछ चुका है बीपीएससी की सरकारिया आयोग अपने रिपोर्ट को कब सौंपी थी, ठीक है। तो जनवरी 1988 में सरकारिया आयोग अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत की थी, ठीक है। और
एक और है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से, केंद्र राज्य संबंध से, ये भी पूछता रहता है। मदन मोहन पुंछी आयोग का संबंध किससे है? ठीक है, तो मदन मोहन पुंछी आयोग की का जो संबंध है केंद्र एवं राज्यों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, निम्न में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद जो गठन करने का जो अथॉरिटी है राष्ट्रपति को है। और आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट अंतर्राज्य परिषद को गठित किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? बताइए। संविधान की जो 3य अनुसूची में क्या है? शपथ दिलाना है ना, शपथ दिलाना है। तो पहला क्या है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये बिल्कुल सही है, उपबंधित है ये 3य अनुसूची में। दूसरा क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी 100% सही है। तीसरा क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दोस्तों ये गलत है, सी नहीं होगा, क्योंकि सी राष्ट्रपति जो है इसको अलग से शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, तो और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है शपथ? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति लेता है शपथ। ठीक है, तो सी नंबर गलत है, तो सी नंबर जिस ऑप्शन में है काट दीजिए। तो सी इसमें है 1 नंबर में, ये नहीं होगा। सी बी में है, ये भी नहीं होगा। सी डी में है, ये भी नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से ए बी डी आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें से फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, बीपीएससी ऑप्शन ई डालकर बहुत लोगों को परेशान करती है, जानते हुए भी लोग कई सवाल गलत कर देते हैं ई के चक्कर में। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? बताइए इसमें से क्या होगा? सामूहिक विशेषाधिकार कौन नहीं है संसद का? दोस्तों इसका आंसर जो है साक्षी के रूप में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। देखिए संसद सदस्यों का विशेषाधिकार जो है ए बी सी ये है, ये तीनों विशेष प्रिविलेजेज हैं उन लोगों का, लेकिन साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता जो है ये सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ये किसी भी सांसद का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक है, पर्सनल प्रिविलेज है। ठीक है, और संसद सदस्यों का जो विशेषाधिकार है किसमें है, अनुच्छेद किसमें है? तो आर्टिकल 105। ठीक है, आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों का विशेषाधिकार है, और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार 194 में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 6 में देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है? इसमें से जितना आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल्स क्वेश्चन नंबर 6 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर जो है राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है आर्टिकल 333 है। ठीक है, आर्टिकल 333। और आर्टिकल 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है लोकसभा में 330 है। ठीक है, 331 में क्या है? 331 में वही है जो कि 333 में है। फर्क यही है कि 333 विधान मंडल के लिए है और 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है 331 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 332 में क्या है कमेंट कीजिए आप लोग।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, बताइए। तो क्षेत्रीय परिषद जो है, जोनल काउंसिल, यह एक एडवाइजरी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है, यह एक परामर्शदात्री संस्था, ये तो सही है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, ट्रू। यह एक संवैधानिक संस्था है, नहीं, यह एक संवैधानिक नहीं है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है। और ये भी सही होगा, डी नंबर भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, कहाँ से, बताइए। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहाँ से, तो आंसर है इसका डी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से राज्यों का संघ का संकल्पना लिया गया है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 सवाल जो है संविधान से हो गया, मैथ का सवाल है, ठीक है। मैथ का 5 सवाल है दोस्तों। मैथ अपने आप में एक सेक्शन है, ठीक है ना, जो 10 सवाल पूछता है। 10 में से खराब स्थिति में कोई कैंडिडेट 6-7 भी नहीं करता है ना, तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो मेहनत कीजिए, मैथ का सवाल रोज़ कम से कम 7-8 या 10 सवाल प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मैथ में कम से कम 8 सवाल आप कर लें, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग कैसे सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर पर आवर तथा 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो 2 स्टेशन है दोस्तों यहाँ पे, ये स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया, ठीक है। और एक दूसरे के तरफ ये दोनों ट्रेन चलती है, ठीक है। ए चलता है 36 किलोमीटर के पर आवर से और बी चलता है 42 किलोमीटर पर आवर से। और इसमें दिया हुआ है कि जब वह मिली तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो दोस्तों 48 किलोमीटर अधिक वही ट्रेन चलेगी ना जिसकी चाल ज़्यादा हो, तो बी की चाल ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लीजिए ए जो है x किलोमीटर चली होगी, तो बी x प्लस 48 किलोमीटर चलेगी, डेफिनेटली ये सिंपल है, ठीक है। और दोनों रेलगाड़ियाँ जो है एक ही समय पर, ठीक है, तो समय जो है इन दोनों का बराबर है, समय बराबर है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो ए की दूरी कितना है, x है, और चाल कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है। समय चूँकि बराबर है तो दोनों को बराबर लिखेंगे, और ये x प्लस 48 बटे 42 दूरी बटे चाल। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 6 छः के 36, 6 सते 42, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 7 जो है यहाँ से x में गुना होगा और ये 6 जो है इसमें गुना होगा, तो क्या होगा, 7x बराबर 6x प्लस 48 में 6 से गुना करेंगे तो 288 आएगा, ठीक है। तो ये 6x इधर आएगा, 7x में से घट जाएगा तो 1x बच जाएगा, x बराबर 288 हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना चला है, मैं थोड़ा इंक बदल लूँ, ये कितना चला है, x किलोमीटर चला है, तो x का वैल्यू कितना है, 288 है। और b कितना चला है, x प्लस 48, तो x की वैल्यू कितना है, 288 प्लस 48, ठीक है। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो दोनों स्टेशनों का बीच का दूरी आ जाएगी 624 किलोमीटर, ठीक है। एंड इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं।
एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन रुक रुक के चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो प्रति घंटा बस कितने देर रुकती है? बताइए। एक बस की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर है। अरे रुक रुक कर चलती है तो कितना हो जाता है? 45 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर की गैप है, यानी 9 किलोमीटर रुकती है। ठीक है, 9 किलोमीटर कितने में रुकती है? 54 में 9 किलोमीटर रुक जाती है। ठीक है, तो 9 किलोमीटर, तो इसको जो है सॉल्व कर देंगे। 9 किलोमीटर का क्या होता है? लॉस होता है ना, कितना? 54 में, तो 9 छक 54, तो 1/6 क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। ठीक है, 9 छक 54 हो जाएगा, तो 1/6 घंटा, लेकिन मिनट में आंसर दिया है। 1/6 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 6 दहिया 60, तो 10 कहाँ पे है? बी में है। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस ऐसे सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका है, कभी भी आए तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 140 रुपया होगा? ये काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों। SI बराबर आप लोग पढ़े होंगे, SI बराबर P/R/T/100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे? सबका वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, रेट निकल जाएगा। तो SI कितना है? 140 है, बराबर प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपया है। रेट निकालना है हमें, टाइम 5 वर्ष दिया है, बटे 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने से दोस्तों 7% आंसर आएगा। ठीक है, ये ऊपर से ऊपर काट लीजिए। 5 दूना 10, 5 8 40, 4 7 28। ठीक है, 7% आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। 3 के पावर 34, 2 के पावर 51, 7 के पावर 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, ऐसा सवाल कभी भी आए तो उसका कैसे सॉल्व होगा देखिए। ये 34 है, वो माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड, इंक को सिलेक्ट कर लूँ। 3 के पावर 34, 2 के पावर 51, 7 के पावर 17, ऐसे सवाल कभी भी दोस्तों आए ना, तो पावर का HCF निकाल लीजिएगा। पावर का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिएगा पावर का। तो इसमें 17 दूना 34, 17 तिया 51। ठीक है, तो इन तीनों में जो इसका HCF जो है 17 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है, जो तीनों से में भाग लग जाएगा। ठीक है, और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, 17 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया है, तो इस पावर में 17 से क्या करेंगे? डिवीजन कर लेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 17 से, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 एकम 17। ठीक है, तो अब क्या हो गया? 3 के पावर 2 हो गया, 2 के पावर 3 हो गया, 7 के पावर 1 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2, 3 3 का 9, 2 के पावर 3 8, 7 के पावर 1 7। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? 9 है। 9 किसका है? 3 के पावर 34 वाला, तो 3 के पावर 34 इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को जो सवाल समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा बैक जाकर, 100% समझ में आ जाएगा। हालांकि इतना भी टफ सवाल नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। 13 नंबर सवाल देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? दोस्तों ऐसे सवाल BPSC बिल्कुल ऐसा इसी से संबंधित सवाल पूछा था, जियोमेट्री से। ठीक है, तो देखिए ये कैसे, काफ़ी सिंपल है, ये 5 सेकंड में सवाल बन जाएगा। कभी भी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया हो और उसकी ऊंचाई या लंबाई पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2
इंटू भुजा, भुजा को ए से डिनोट करते हैं। √3/2 भुजा कितना, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। 2 छके 12 तो कितना आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है, यही इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर दोस्तों, मैथ का 5 सवाल हो गया और ये जो है साइंस की सवाल है, ठीक है। साइंस की सवाल देखिए क्या है इसमें। समुद्र किसके कारण नीला दिखाई देता है, बताइए। समुद्र किसके कारण नीला दिखाई देता है, 14 का। तो इसका आंसर जो है बी होगा, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा समुद्र जो है नीला दिखाई देता है, या समुद्र का जल। 15 नंबर सवाल देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, धूल कण है, ठीक है। धूल कण, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, धूल कण, इसे याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल देखने पे ऐसे लग रहा है कि ये कोई मैथ टाइप का सवाल दे दिया है, ठीक है। कोई कैंडिडेट कोई भी देखेगा तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डर जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान है, कॉमन सेंस वाली सवाल है दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो इसमें जो है आधी होनी चाहिए, ठीक है। दर्पण के कंपैरिजन में इतना देखने, दर्पण की लंबाई क्या होगी, ठीक है, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होगी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं स्टेबलिंग कर गया इस पे बताने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ऐसा कभी भी पूछे, ठीक है, कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण लंबाई को देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई क्या होगी, तो व्यक्ति की लंबाई की आधा होगी, ठीक है। तो 1.5 मीटर व्यक्ति की लंबाई है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.75। तो दर्पण की लंबाई, ठीक है, तो दर्पण कितना होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई क्या होगी, आधी होगी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होगी, ठीक है। 17 नंबर सवाल देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में इसमें जो DTO या भारी जल नहीं दिया है, यूजुअली लोग यही पढ़ते हैं मंदक के रूप में भारी जल या DTO, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, मंदक के रूप में ग्रेफाइट को यूज करते हैं, बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो विखंडन अभिक्रिया से सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ठीक है। 19 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों पादप कोशिका यानी प्लांट कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्लस ग्रीन कलर के लिए भी यही जिम्मेदार होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये पौधे में होता है ये, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम निम्न में से किसका प्रयोग करता है। तो भूख लगने पर सर्वप्रथम ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ये BPSC पूछ चुकी है, ठीक है। घाव भरने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन C, ठीक है। 21 का 22 देखिए दोस्तों, को साइंस का हो गया। अब यहाँ से है करेंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। जनवरी 2022 में किस देश ने पहली बार वाला इंपॉर्टेंट होता है, यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो फ्रांस ने संभाली है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, बताइए। हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, तो इसका आंसर है प्राजक्ता कोहली, ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, फुल फॉर्म भी BPSC कई बार पूछ चुकी है। 24 नंबर सवाल देखिए,
हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर जो होगा सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन बी। 25 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक ऐप को लॉन्च किया है? बताइए क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? नहीं। रामनाथ कोविंद जी? नहीं। राज्यसभा सचिवालय? नहीं। लोकसभा सचिवालय जो है डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें 50 सवाल है, लेकिन मैं कट ऑफ नहीं बताया था। दोस्तों इस 50 सवाल में अगर कोई जनरल से कैंडिडेट है वो 34 से 35 अगर सही कर लेता है, 34 से 35 सही कर लेता है, तो समझिए कि उसका तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। अन्य कैटेगरी के लिए 32, 30 या 33, ठीक है, यानी और दूसरे कैटेगरी जो है SC ST 30 कर लेते हैं, सही है। OBC 32, ठीक है। इसका आंसर बताइए। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय और आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है, ठीक है। इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से दोस्तों करंट अफेयर हो गया, यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है। तो हिस्ट्री के कितने टोटल सवाल हैं? 8 सवाल है, ठीक है। इसका आंसर बताइए। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, समझिए क्या पूछे, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 1876, ये तो सही है। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 से 1879, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह जो है 1770 से 1780, लेकिन इसमें 1894 दिया है, ये नहीं होगा। 1780 तक ये हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह, ये भी गलत है, 1870 में नहीं। कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक हुआ था, ठीक है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो C और D सही सुमेलित नहीं है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ई होगा। 28 नंबर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान में स्थित था, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ठीक है, विराटनगर इसकी राजधानी थी, जो हमें अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। 29 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो दोस्तों डचों ने निम्नलिखित में नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, चिनसूरा, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, ये हर एक जगह डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, ठीक है, सभी में। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। 30 नंबर सवाल देखिए, इसका बताइए आंसर क्या होगा। हिस्ट्री का है, क्या होगा बताइए। तो मिला लेते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? एक्सला-चैपल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-चैपल की संधि, यानी ए का 4 से, ए का कहाँ पे है 4, ए का 4 से, ए का 4 यहाँ पे है, C नंबर में है। तो केवल एक ही ऑप्शन में दोस्तों है ए का 4, तो और आगे हम लोग नहीं देखेंगे, इसी को आंसर लगा देंगे, इसका आंसर C होगा, ठीक है। और आगे आप लोग इससे मिला लीजिएगा, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से देखते ही हो गया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? बताइए। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, इसमें सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को विलय किया, ठीक है।
सतारा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, सतारा का सर्वप्रथम। ठीक है, और एक और सवाल पूछता है इससे संबंधित कि किस राज्य को कुशासन के आरोप में अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया था? तो 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आरोप में मिला लिया था। ठीक है, 32 देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी बोलते हैं, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, 33 देखिए, गुलाम का गुलाम किससे कहा गया था? बताइए, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो गुलाम तो ऑलरेडी था ना ये कुतुबुद्दीन, और इसका गुलाम इल्तुतमिश हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? कुतुबुद्दीन, माफ़ कीजिए, इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम। ठीक है, 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? बताइए, किस वर्ष हुई? 1942 में। 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई, और उत्तर प्रदेश में बलिया में जातीय सरकार की स्थापना हुई। इसका बताइए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये कुछ इस तरह का ऐसा सवाल है जो कुछ जैसा कि बीपीएससी पूछना चाहती है और नहीं चाहती बीपीएससी के लोग सवाल कर पाएँ। इस सवाल का नेचर क्या है कि स्टूडेंट को क्लियर याद नहीं होगा, छोड़ देगा। तो बीपीएससी भी यही इसी तरह पूछती है ना कि 15वीं फाइनेंस कमीशन के सदस्य कौन कौन थे, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में कौन थे, ऐसे ही कुछ सवाल। ये पुराना करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों, लेकिन फिर ये स्कीम है जो अभी भी चल रहा है, तो पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका वन बाई वन। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था। ठीक है, और कब आया था? 28 अगस्त को आया था। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था। इसके बाद आया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब आया था? मेक इन इंडिया जो है सितंबर 2014 को। ठीक है, तो मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि कब आया था? ये 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। और अटल पेंशन योजना जो है कब आया था? 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 36 नंबर। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कितना कम करने का लक्ष्य था? बताइए, इसका आंसर बी हो जाएगा 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ पे इसका लक्ष्य था। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था? 2007 से 2012। ठीक है, और इसका थीम था, क्या थीम इसका था? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, ये मिसलेनियस था। देखिए 37 यहाँ से भूगोल का आ गया सवाल, जियोग्राफी का 37। बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित महासागरीय जलधाराओं में से कौन सी जलधारा एक गर्म जलधारा है? कनारिज ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, ओयासियो ठंडी है, लेकिन अघुला जो है दोस्तों ये गर्म जलधारा है। ठीक है, जो हिंद महासागर में बहती है। ओयासियो ठंडी है, लेकिन क्यूरोसियो जो है
गर्म करो क्यूरोसियो जो है गर्म जलधारा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना क्रम जो है भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए। इसमें आंसर क्या होगा बताइए। पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पश्चिम में जो है गारो जनजातियाँ है, उसके बाद खासी है, उसके बाद जयंतिया है, उसके बाद नागा है, ठीक है। जयंतिया किस राज्य में है? मेघालय में। नागा जो है नागालैंड में, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, ये कोंकण तट है। ये कोंकण तट जो गोवा और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, ठीक है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ठीक है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉइल जो है बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। ये यहाँ से दोस्तों बिहार स्पेशल आ गया। 43 से 58 सवाल बिहार स्पेशल है। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ स्थित था, ठीक है। 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, ठीक है। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? बताइए। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह जो है 12 जून 1857 को हुआ था। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? बिहार में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 47 देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया सभी में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ई आंसर होगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए, माफ़ कीजिएगा 48 नंबर सवाल देखिए। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब कहते हैं, अंग का मैदान कहते हैं, मगध का मैदान कहते हैं, सभी, ठीक है। इसका आंसर ये होगा सभी, इनमें से तीनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 49 देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या है? बताइए, जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो 6th है, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। ये लास्ट सवाल देखिए इस सेशन का। पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? बताइए। तो पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का 43.48% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा 50 प्रश्न। थैंक्स फॉर बीइंग हियर गाइज। नाउ सब्सक्राइब जेन्युइन स्टडी, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। और सेक्शनल टेस्ट आते रहेंगे, सेक्शनल प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल का, साइंस का, करंट अफेयर का, मैथ जरूर आप लोग पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें और क्या इम्प्रूव करूं, कोई कमी दिखे तो, ठीक है। और मिक्स प्रैक्टिस सेट भी आएगा, जैसा कि ये 50 सवाल का आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।